नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा कांड बताने वाला हूं जिस कांड को सुनकर आप सभी लोगों को बड़ी हैरानी होगी। आज की हमारी इस घटना की जो शुरुआत होती है, ये होती है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। बरेली जिले में एक रायपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी रायपुर गांव में रहने वाला सोवन सिंह जो कि कई साल पहले सरपंच पद पर आश्रित रह चुका होता है। सरपंच के पद पर होते हुए सोवन सिंह ने बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर ली थी। धोखाधड़ी से इसने काफी पैसा हड़प लिया था, जिसकी वजह से सरपंच सोवन सिंह के पास काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। ऊपर से इसके पास अपनी अच्छी खासी जमीन जायदाद भी होती है। लेकिन सरपंच सोवन सिंह लंगोट का ढीला होता है, नाडे का ढीला होता है। यह गरीब लोगों का कुछ पैसे ब्याज पर दिया करता था, लेकिन ब्याज न लौटाने के कारण उन गरीब लोगों की महिलाएं और उन बेटियों के साथ एक गलत काम किया करता था। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं और सोवन सिंह के परिवार में इसका एक लौता बेटा होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश की शादी 4 साल पहले रूपा के साथ करवा दी थी, लेकिन इन 4 सालों के दौरान राजेश के पास ना तो कोई अपना बेटा होता है, ना ही कोई अपनी बेटी होती है। कहने का मतलब दोस्तों, इन दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं होती। अब राजेश और राजेश की पत्नी रूपा देवी ये दोनों काफी परेशान रहने लग जाते हैं। दोनों पति पत्नी सोचने लग जाते हैं कि किसी धार्मिक स्थल पर माथा टेकना चाहिए, और इस तरह से पति पत्नी ना किसी मंदिर को छोड़ते हैं और ना ही किसी गुरुद्वारे को छोड़ते हैं। यानी जितनी भी धार्मिक जगहें हैं वहां पर सभी जगह अपना माथा टेक लेते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के पास अपना कोई बच्चा नहीं होता और पति पत्नी थक हार कर अपने घर पर बैठ जाते हैं। लेकिन सोवन सिंह इस बात को कभी मानने वाला नहीं होता है। सोवन सिंह अपने बेटी से कहने लगता है कि बेटा, तुम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो, और इस तरह से राजेश तैयार हो जाता है। 10 सितंबर 2025 के दिन राजेश अपनी पत्नी रूपा को लेकर किसी अच्छे से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर कहने लगता है कि हम दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं है। यानी राजेश और रूपा दोनों ये डॉक्टर से कहने लगते हैं कि हमारी शादी को लगभग 4 साल का समय हो गया है, लेकिन हमारे पास कोई भी औलाद नहीं है। हमारा चेकअप करो और हमें अच्छी सी दवाई दे दो। और इस तरह से भी डॉक्टर लोग इन दोनों का अच्छे तरीके से चेकअप करते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर राजेश का चेकअप करता है तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। डॉक्टर कहने लगता है कि तुम्हें बचपन में तुम्हारे संवेदनशील हिस्से पर काफी गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से तुम आगे भविष्य में कभी भी बाप नहीं बन सकती। और इस बात को राजेश का पिता सोवन सिंह भी जानता था, लेकिन फिर भी सोवन सिंह ने अपने बेटे की शादी रूपा के साथ करवा दी थी। अब जैसे ही राजेश डॉक्टर की इन सारी बातों को सुनता है तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि राजेश को पता चल चुका होता है कि वो भविष्य में कभी भी पिता नहीं बन सकता। और इसके बाद डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर होती है, वो भी इस पत्नी रूपा देवी का भी मेडिकल चेकअप करती है। लेकिन जैसे ही रूपा का मेडिकल चेकअप किया जाता है तो फिर रूपा उसमें स्वस्थ पाई जाती है, और इसके बाद डॉक्टर राजेश को कुछ दवाइयाँ देते हैं, और फिर ये पति पत्नी दोनों दवाइयाँ लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। जैसे राजेश अपने घर पर पहुंचता है तो पिता सोवन सिंह से पूछने लगता है कि बेटा डॉक्टरों ने कहा है कि राजेश साफ साफ शब्दों में अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, मुझे बचपन में कहीं चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं बाप नहीं बन सकता, पिता नहीं बन सकता। और इस तरह से सोवन सिंह एक बार हादसा याद आ जाता है। यानी जो राजेश के पिताजी सोवन सिंह होते हैं, उसको जो पुराना हादसा था वो याद आ जाता है, और कहने लगता है कि वास्तव में राजेश को बचपन में काफी गंभीर चोट लग गई थी। और इस तरह से सोवन सिंह जैसे अपने बेटे की इन बातों को सुनता है तो सोवन सिंह डॉक्टरों के ऊपर गुस्सा आने लगता है। सोवन सिंह कहने लगता है कि डॉक्टर ऐसी बातें बनाते रहते हैं, डॉक्टर झूठ बोलते हैं और तुमसे पैसा ठगते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी के अंदर बहुत ही बड़ी कमी हो, तुम्हारी पत्नी में भी कमी हो, मैं तो कोई कमी नहीं है, तुम में तो कोई भी कमी नहीं है। जब सोवन सिंह ऐसी ऐसी बातें करने लग जाता है तो राजेश बेहद परेशान हो जाता है। लेकिन थक हार कर सोवन सिंह अपने बेटे राजेश को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर 1 साल के अंदर तुम दोनों के पास कोई भी अपनी औलाद नहीं हुई तो फिर राजेश मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। और इस बात का कोई भी राजेश की पत्नी रूपा देवी भी सुन रही होती है। रूपा जैसे ही अपनी ससुर की इन बातों को सुनती है तो बेहद परेशान हो जाती है। और इस तरीके से आज का दिन तो गुजर जाता है। जैसे ही 12 सितंबर 2025 के शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है
तो सोवन सिंह अपनी बहू रूपा से कहने लगता है कि रूपा, तुम मेरे पास मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अब इसके बाद रूपा अपने ससुर के कमरे में चली जाती है, लेकिन ससुर का उसने दूसरा रूप आज तक नहीं देखा था। सोवन सिंह अपनी बहू रूपा से कहने लगता है कि देखो रूपा, तुम्हारा पति राजेश है वो कभी भी पिता नहीं बन सकता है। मुझे इस बात का पता है, क्योंकि उसको बचपन में चोट लग गई थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास जो है कोई ना कोई अपना बच्चा हो ही जाएगा। अब जैसे ये बातें हो रही होती है तो रूपा कहने लगते हैं कि पिताजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर सोवन सिंह बात को संभालते हुए कहने लगते हैं कि अगले 1 साल में तुम्हें जरूर बच्चा पैदा होना चाहिए। तुम ऐसा करना, आज रात अपने पति को कुछ नींद की दवाइयाँ खिला देना और फिर इसके बाद मेरे कमरे में आ जाना। अब जैसे ही रूपा अपने ससुर की इन बातों को सुनती है तो चौंक जाती है, हैरत में पड़ जाती है कि वह कहने लगते कि पिताजी, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती हूँ, मैं इसका गलत काम को नहीं कर सकती हूँ। लेकिन सोवन सिंह लंगोट का ढीला होता है, नाडे का ढीला होता है। सोवन सिंह अपनी बहू रूपा से कहने लगते हैं कि बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम माँ बनो और मेरा बेटा बाप, तो तुम्हें मेरे कमरे में आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो फिर मैं अपने बेटे की अगले महीने दूसरी शादी करवा दूंगा। अब जैसे ही बातें कही जाती तो रूपा वहाँ पर बेहोश हो जाती है, मजबूर हो जाती है, और इस तरह से रूपा अपने ससुर की सारी बातों को मान जाती है। अब सोवन सिंह सोचने लगता है कि मुझे अब मेडिकल स्टोर पर जाना चाहिए, कुछ नींद की दवाइयाँ खरीदनी चाहिए ताकि वो अपने बेटे राजेश को नींद की दवाइयाँ खिला सके, जिसके कारण उसका बेटा गहरी नींद में सो जाए और फिर इसके बाद वो इस काम को अंजाम दे दे। इस तरह से सोवन सिंह अब गांव के मेडिकल स्टोर पर चला जाता है, वहाँ से नींद की दवाइयाँ खरीद ली जाती है। नींद की दवाइयाँ खरीदने के बाद सोवन सिंह अपने घर पर आ जाता है और फिर वो नींद की दवाइयाँ अपनी बहू रूपा को दे देता है और रूपा से कहता है कि आज रात के करीब 9 बजे के आसपास ये सारी नींद की दवाइयाँ तुम अपने पति को दूध में मिलाकर पिला देना और फिर जैसे ही तुम्हारे पति को गहरी नींद आ जाएगी तो तुम मेरे कमरे में आ जाना। और इस तरह से दोनों की योजना बनकर तैयार हो जाती है। जैसे ही करीब रात के 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो रूपा देवी अपने पति के लिए गर्म दूध करती है और उसमें कुछ नींद की गोलियां भी पिला देती है और फिर इसके बाद वो दूध अपने पति राजेश को पिला देती है। देखते ही देखते करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है और उसके पति राजेश को गहरी नींद आ जाती है। और दोस्तों, उसके बाद जो ये रूपा होती है वो अपने कमरे से निकलकर चुपचाप अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और फिर अपने ससुर सोवन सिंह के कमरे के अंदर चली जाती है। आज सोवन सिंह बेहद ही खुश हो जाता है। सोवन सिंह इस बात को कम सोच रहा होता है कि उसके बहू को कोई बच्चा नहीं हो जाए, बल्कि असली तो ये होती है कि सोवन सिंह अपनी इच्छाओं को शायद पूरा करना चाहता था। और इस तरह से जब इसके पुत्र वधू इसके कमरे के अंदर आ जाती है, ठीक है, फिर सोवन सिंह अपने इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और इसके बाद सोवन सिंह अपनी बहू के साथ मिलकर सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है, सारी हदें पार कर देता है। वह रूपा के साथ उस गलत काम को कर लेता है जो इसको हरगिज नहीं करना चाहिए था। सोवन सिंह रूपा के साथ इस गलत काम को तब तक करता है जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता। और जैसे ही सोवन सिंह का ये मन खुश हो जाता है तो फिर सोवन सिंह अपनी इस बहू रूपा को अपने कमरे से बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अपने पति के कमरे में जाकर लेट जाओ। और इस तरह से रूपा इसके कमरे में बाहर निकल कर अपने पति के कमरे में जाकर लेट जाती है और यहाँ से इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इस तरह से जब भी राजेश अपने खेत में काम करने चला जाया करता था तो फिर सोवन सिंह अपनी बहू रूपा को अपने पास बुला लिया करता था और अपना वक्त गुजार लिया करता था। फिर कई बार तो ऐसा होता था कि रूपा जो होती है वो अपने पति को नींद की गोलियां भी खिला देती थी और फिर अपने कमरे से निकल कर वो अपनी ससुर के कमरे में जाकर लेट जाया करती थी। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार 1 से 1.5 महीने का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 25 अक्टूबर 2025। अब जैसे ही तारीख आ जाती है तो सोवन सिंह सोचने लगता है कि अब तो उसकी बहू रूपा प्रेग्नेंट हो चुकी होगी और जैसे ही रूपा देवी अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाती है तो फिर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और जब अपनी प्रेग्नेंट ना होने के बारे में इस महिला को पता चलता है तो ये काफ़ी परेशान हो जाती है। और फिर जब ये बात सोवन सिंह को अपना पता चलती है तो सोवन सिंह अपनी बहू रूपा के पास आता है और रूपा से कहने लगता है कि रूपा, तुम्हारे अंदर बहुत ही बड़ी कमी है, तुम कभी भी जीवन में मां नहीं बन सकती। और इस तरह से 2-4 बातें कहने के बाद अब सोवन सिंह अपनी बहू रूपा से कहने लगता है कि रूपा, अगर तुमने 1 से 1.5 साल के अंदर किसी बेटे बेटी को जन्म नहीं दिया तो फिर मैं अपने बेटे राजेश की शादी किसी दूसरी लड़की के साथ करवा दूंगा।
रूपा देवी इस बात को सोचने लग जाती है कि अगर उसका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो फिर उसके पति की दूसरी शादी करवा दी जाएगी। और इस तरह से 2-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आई जाती है जिसमें 28 अक्टूबर 2025 का दिन आता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और सोहन सिंह अपने बेटे राजेश से कहता है कि राजेश आज खेतों में बहुत ही काम पड़ा है। ऐसा करते हैं, दोनों खेत में चले जाते हैं और जितना भी कामकाज है वो सारा निपटा कर आते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर घर में रूपा बिल्कुल अकेली रह जाती है। और इस तरह से अब रूपा के पास उसकी एक पड़ोसन सजना देवी आ जाती है। सजना जैसे उसके घर में प्रवेश करते तो रूपा के साथ बैठकर बातचीत करने लगती है और फिर रूपा अपनी दुख भरी कहानी सजना से सुनाने लगती है। सजना को बताया जाता है कि उसका ससुर उसके पति की दूसरी शादी करवाने वाला है क्योंकि उसको कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन सजना अपनी इसी पड़ोसन रूपा से कहने लगते हैं कि तुम रूपा, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। हमारे मंदिर में एक पुजारी रहता है जिसका नाम कपिल नाथ है और वो कपिल पुजारी कुछ जड़ी बूटियाँ देता है जिसकी वजह से महिलाओं को बच्चा पैदा हो जाता है। अब जैसे ही बच्चा पैदा होने की बातें सजना देवी कहने लगते तो रूपा बेहद खुश हो जाती है। रूपा कहने लगते कि मुझे बहुत ही पुजारी से आज के आज ही मिलना है। लेकिन सजना कहने लगते कि कल सुबह हम पूजा करने के लिए बहाने दोनों मंदिर में जाएंगे और फिर उस पुजारी से मिलकर बात करते हैं। और इस तरह से दोनों महिलाओं की योजना बनकर तैयार हो जाती है। और जैसे ही अगला दिन होता है, सुबह के करीब 6 बजे के आसपास रूपा देवी पूजा की सामग्री लेती है, थाली तैयार करती है और थाली तैयार करने के बाद अपनी पड़ोसन सजना को आवाज़ लगाती है और सजना के साथ मंदिर के अंदर चली जाती है। दोनों महिलाएं मंदिर के अंदर पूजा करती है। पूजा करने के बाद फिर सजना देवी रूपा को लेकर कपिलनाथ पुजारी के पास चली जाती है। कपिलनाथ एक ऐसा पुजारी, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि लंगोट का ढीला होता है। कपिलनाथ पुजारी अब इस महिला रूप की खुशखबरी और इसकी सुंदरता को देखता है तो उसका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। कपिलनाथ इस महिला रूपा देवी को हासिल करने की इच्छा अपने मन में बना लेता है। और जब रूपा अपनी पूरी कहानी को इस पुजारी के सामने रखती है तो पुजारी रूपा से कहने लगता है कि तुम्हारी परेशानी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने उपाय बताए हैं उनके चलते ही महिलाओं को बच्चे पैदा हो चुके हैं और मैं भी तुम्हें एक अच्छा सा उपाय बता देता हूँ और फिर वो उपाय करने के बाद तुम्हें बच्चा पैदा हो सकता है। कपिलनाथ पुजारी इस महिला से कहने लगता है कि तुम्हारे घर के अंदर मुझे 3 पूजा करनी पड़ेगी और इसमें 3 दिनों का इसमें 3 दिनों का समय लगने वाला है। रूपा कहने लगती है कि तुम आज के आज ही मेरे घर पर पूजा कर सकते हो। मेरे घर पर कोई भी नहीं है, मेरा पति और मेरा ससुर दोनों खेत में गए हुए हैं। लेकिन पुजारी कहने लगता है कि मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा और फिर ये पूजा शुरू कर दी जाएगी। इस तरह से आज के समय रूपा देवी और सजना देवी दोनों अपने घर पर वापस आ जाती है। और इस तरीके जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के समय राजेश और उसका पिता सोहन सिंह दोनों खेत में कामकाज करने के लिए चले जाते हैं। रूपा देवी उसी समय अपनी सहेली सजना के पास फोन कॉल करती है। सजना को बताया जाता है कि उसका पति और उसका ससुर दोनों खेत में चले गए हैं। अब वो जो पुजारी है वो आराम से घर में आ सकता है और फिर पुजारी मेरे घर पर पूजा कर देगा। और इस तरह से सजना फिर उस मंदिर में जाती है और पुजारी कि जो कपिल नाथ है उससे मिलती है। कपिल पुजारी को लेकर वो रूपा के घर पर आ जाती है। तब तक रूपा पूरा पूजा सामग्री का सामान इकट्ठा कर चुकी होती है। और इस तरह से अब ये पुजारी कपिल नाथ इसके घर के अंदर पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। सजना भी वहाँ पर बैठ जाती है, रूपा भी वहीं पर बैठ जाती है। करीब 1 से 1.5 घंटे का ये पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना के दौरान कुछ प्रसाद भी इन दोनों महिलाओं को दिया जाता है। और इसके बाद एक कपिलनाथ पुजारी इस रूपा से कहता है कि रूपा तुम्हारी पूजा आज की यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और मुझे दक्षिणा भी 2000 जल्दी से दे दो। इसके बाद रूपा देवी अपने कमरे के अंदर जाती है और 2000 निकालते हैं और फिर पुजारी को दे दिए जाते हैं। लेकिन पुजारी का इरादा कुछ और ही होता है। वह इस महिला को पाना चाहता था और इसको पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। आज के समय में ये पुजारी इसके घर से पूजा अर्चना करके अपने मंदिर में लौट जाता है। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन करीब 10 बजे के आसपास राजेश सोहन सिंह आज भी दोनों खेत में चले जाते हैं और फिर रूपा अपनी सहेली सजना के पास फ़ोन कॉल करती है और सजना को कहते हैं कि उस पुजारी को मेरे घर पर जल्दी से लेकर आ जाओ। और इस तरह से आज के समय भी ये सजना देवी इस पुजारी को लेकर रूपा के घर पर आ जाती है। जैसे ही ये पुजारी घर के अंदर आ जाता है तो पुजारी इस महिला रूपा से कहने लगता है कि आज घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दो और इसके बाद हम पूजा अर्चना करना शुरू कर देंगे। और इस तरह रूपा देवी अंधविश्वास में डूबी हुई अपने मुख्य दरवाज़ा बंद कर लेती है। सजना भी वहीं पर बैठ जाती है और इस तरह कपिलनाथ पुजारी फिर पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। करीब 40 मिनट का वक्त गुजर जाता है।
ये पुजारी लगातार पूजा अर्चना करता है, लेकिन पूजा अर्चना करते हुए पुजारी कहने लगता है कि तुम्हारे घर का कोई भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तुम्हारा भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और इसके बाद ये पुजारी कुछ प्रसाद अपनी थैली से निकालता है और इन दोनों महिलाओं को प्रसाद दे देता है। फिर जब ये दोनों महिलाओं को प्रसाद खा लेती है तो कम से कम 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है और इसके बाद ये पुजारी जो होता है देखता है कि दोनों महिलाएं बेहोश हो चुकी होती है। और फिर इसके बाद ये पुजारी इस महिला रूपा देवी को अपनी बाहों में उठाता है और फिर कमरे के अंदर ले जाता है और कमरे के अंदर ले जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और फिर इस महिला रूपा के साथ गलत रिश्ते कायम करने लगता है। ये पुजारी तब तक इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम करता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता। लेकिन दूसरी तरफ आज राजेश और सोवन सिंह खेत में से काम करके वापस जल्दी घर पर आ चुके होते हैं और देखते ही देखते घर के मुख्य दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो जाती है। पुजारी कपिलनाथ जैसे ही दरवाजे पर दस्तक को सुनता है तो काफ़ी डर जाता है और सोचने लगता है कि आज वो पकड़ा जाएगा और शायद उसकी काफ़ी पिटाई भी हो सकती है। लेकिन पुजारी नहीं जानता था कि आखिरकार आज उसके साथ होने वाला क्या है। इस तरह से देखते ही देखते जब 5 से 6 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो सोवन सिंह सरपंच सोचने लगता है कि उसकी बहू गलत रास्ते पर चल पड़ी है। आज कोई व्यक्ति यानी गैर व्यक्ति उसके पास घर के अंदर है और इस तरह से सोवन सिंह अपने बेटे राजेश से कहने लगता है कि चलो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। और फिर राजेश और सोवन सिंह घर का दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सब घर के कमरे का दरवाज़ा बंद ही हो लेकिन जब घर के कमरे का दरवाज़ा भी बंद पाता है तो फिर सोवन सिंह का जो विश्वास होता है वो यकीन में बदल जाता है। सोवन सिंह अपने घर के जो मेन दरवाज़ा होता है उसे भी तोड़ देता है और दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि सोवन सिंह के कमरे के अंदर देखता है कि उसकी पुत्रवधू रूपा बेहोश की हालत में पड़ी हुई है और पुजारी कपिल साथ उसके साथ गलत काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो सजना देवी होती है वह बाहर बेहोश हालत में पड़ी हुई थी और इस तरह से सोवन सिंह और राजेश दोनों इस कपिलनाथ पुजारी को पकड़ लेते हैं और पकड़कर घर के अंदर ही पिटाई करना शुरू कर देते हैं। 10 से लगभग 15 मिनट तक उसकी पिटाई की जाती है और फिर उसको घसीट कर बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर लाने के बाद पड़ोसी जन वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। राजेश और सोवन सिंह तब तक इसकी पुजारी की पिटाई करते हैं जब तक इसकी असली तसल्ली नहीं हो जाती और फिर इसके बाद राजेश नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और मौके पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखते कि वहां पर पुजारी अधमरा पड़ा हुआ था और फिर पुजारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुजारी को पकड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया जाता है और वहां पर उसकी खूब पिटाई की जाती है और जैसे ही पिटाई उसकी कर दी जाती है तो पुजारी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुजारी कहता है कि जिस मंदिर में जाता है वहीं पर गलत काम किया करता था। लगभग उसने 18 महिलाओं के साथ एक गलत काम किया था और इसके बाद पुलिस उस रूपा नाम की औरत को पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट करवा चुकी होती है। दूसरा दिन हो जाता है, फिर रूपा से पूरी बात पूछी जाती है। रूपा पुलिस से चौंकाने वाली बात कहती है कि रूपा कहती है कि उसका ससुर सोवन सिंह सरपंच भी उसके साथ गलत काम किया करता था और जैसे ही रूपा पुलिस के सामने अपने सारे बयान देती है तो फिर पुलिस सोवन सिंह सरपंच को भी खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। उसको भी मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और इसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर ली जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रूपा की बहुत ही बड़ी गलती होती है। रूपा अपने अंधविश्वास के चलते हुए बेटा बेटी पाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाती है और फिर ये पुजारी कपिलनाथ इसका गलत फायदा उठा लेता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।